चलिए, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, बता दें। आप लोग पहले आवाज़ चेक कर लेंगे कि आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये बता देंगे मेरे को कि आवाज़ आपके तक पहुंच रही है, वीडियो बोर्ड अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, और बाकी सब चीज़ें ओके है कि नहीं है, ये बता दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यह देख लिया था ठीक है, क्लियर है सर? बोर्ड सेवन 20 पिक्सल में आप लोग अपना रिजोल्यूशन सेट कर लेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बोर्ड को देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ने क्या कर लिया था, हम साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स की बात कर रहे थे, और साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स की बात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग ने देख लिया था, डिटेल में देख लिया उनका अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में कैसे होते हैं, और फ्लैजिला में भी हम लोग ने बहुत डिटेल स्टडी कर ली कि कौन कौन से प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, और यह भी देख लिया कि और क्या क्या चीज़ें, कितने सारे प्रोटीन्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कैसा फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, कैसे सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है। तो उसी साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे माइक्रोफिलामेंट्स की ओर बढ़ूँगा, और हमारे पास एक ऑर्गेनेल और अवस्था जिसका अपन लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम को हम लोग इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होने के बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स की बात किए थे। तो जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है वो जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स है उसमें हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोगों को देखना है, माइक्रोफिलामेंट्स देखना है, और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोगों को देखना है, और हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं
साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स को आप देखो कि ये सेल के शेप, साइज, मोटिलिटी में मदद करता है। तो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स में देख लिए सेल्स के शेप, साइज और मोटिलिटी में मदद कर रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इस साइटोस्केलेटिक फिलामेंट्स में हम लोग देखेंगे डिटेल में माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊं तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है उसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हमारे पास रहेंगे जिनको हम लोग बोलेंगे एक्टिन और मायोसिन। जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो इसमें से इंक्लूडेड प्रोटीन्स हैं जो कि माइक्रोफिलामेंट्स कहलाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा पेन वैन सब चार्ज कर लेता हूँ इंक विंक से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोगों को इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्लैजिला का अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में, बल्कि बेसल में हमारे पास 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिला था। और वो आपको याद रखना है अच्छे से, है ना? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से रखना है और वो अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो माइक्रोफिलामेंट्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स, इनके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स आएंगे। तो एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो तक बिल्कुल अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये आगे हम लोगों को काम आने वाला है। तो एक्टिन फिलामेंट्स जो है वास्तव में ये थोड़े से थिन फिलामेंट्स हैं। ये थिन फिलामेंट्स हैं। एक्टिन फिलामेंट्स की बात करें तो यह थिन फिलामेंट्स है। ठीक, अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलेंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोब्यूल शेप का प्रोटीन से बने हुए रहेंगे और उन ग्लोबुलर प्रोटीन्स को बोला जाएगा जी एक्टिन। ये देखिए, ये ग्लोबुलर प्रोटीन से ये एक्टिन फिलामेंट्स बने रहेंगे और इन प्रोटीन्स को अपन लोग बोलेंगे जी एक्टिन प्रोटीन्स। तो एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट है और ये किससे बने रहेंगे? जी एक्टिन से। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन से बने हुए रहेंगे और ये जो है वो 43 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। 43 किलो डाल्टन। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो डेटा इसको ज़्यादा पूछता नहीं है, CSIR नेट, है ना? व्यापम में डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपस में जुड़ के या आपस में एक दूसरे से लिंक हो करके चेन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स में ऐसा कुछ बात किया था। एक एक करके बताऊंगा स्टेप को। मैं थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूँ। तो ये जो जी एक्टिन प्रोटीन्स है ये ऐसे चेन्स बनाएंगे और दो जी एक्टिन प्रोटीन्स एक दूसरे से कॉइल्ड हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे से कॉइल्ड हो जाएंगे और वो फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि ये कॉइल हो चुके हैं, है ना? तो 3D है, इस कारण से मैं आप लोगों को ऐसा दिखा रहा हूँ। ठीक, अब देखो
मैं बोला कि ये थोड़ा थिन फिलामेंट्स है। अब जी एक्टिन से बनने वाले फिलामेंट को बोलेंगे अपन लोग एफ एक्टिन। क्या बोलेंगे? एफ एक्टिन। ठीक, अगर मैं इसका डाया देखूं तो ये रहता है लगभग 7 नैनोमीटर के आसपास, तभी मैं बोल रहा था कि ये थोड़े से थिन फिलामेंट्स है। तो जी एक्टिन प्रोटीन्स ने एफ एक्टिन प्रोटीन्स बनाया। अब देखो इसको कॉइलिंग अब अच्छे से कर लेना ना, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये दो रस्सियाँ एक दूसरे से कॉइल होने के बाद ये क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, ये वैसा ही होंगे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एक दूसरे से अरेंज हो करके जो न्यूक्लिएशन का प्रोसेस कर रहे थे, उसी तरह से ये एक दूसरे से कॉइल होकर के फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। अब देखो अब एफ एक्टिन बना किससे? जी एक्टिन से। और जो जी एक्टिन है उसमें न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं एक जी एक्टिन देखूं तो इसमें न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहेगी। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं इस कलर से, ये रेड है इसलिए ये जो रहेंगे वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट कहलाएंगे। ठीक, अब जिस प्रकार ट्यूबुलिन प्रोटीन्स में जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ते थे और उनका हाइड्रोलिसिस हो करके वह जीडीपी का फॉर्मेशन करते थे, उसी प्रकार इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट में न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ेंगे। लेकिन जिस माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, इस केस में जीटीपी नहीं हो करके वो एटीपी रहेगा। क्या रहेगा? एटीपी। तो मोस्टली जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है वो वाकई में आपका एडीपी और एटीपी होगा। जिस प्रकार से वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, और जब वो एटीपी का जो फॉर्मेशन करेगा तो वो एटीपी से जा करके जुड़े रहेंगे। इनका जो अरेंजमेंट या न्यूक्लिएशन है वो सिमिलर है लगभग आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। जब जी एक्टिन प्रोटीन्स के पास एटीपी न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड रहेंगे तो वो अरेंज इस तरह से चेन के फॉर्म में, और वो एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब इन्होंने यहाँ पे कॉइलिंग करी है तो इन सभी के पास एटीपी प्रेजेंट है। मैं कलर डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे कलर्स को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये अभी फिलहाल किसमें? एटीपी से जुड़े हुए हैं। जैसे ही इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तब ये जो जी एक्टिन जो जुड़े हुए हैं और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि जैसे ही ये जी एटीपी जीडीपी में कन्वर्ट एडीपी में कन्वर्ट होगा तो ये जो पॉलीमराइजेशन है ये हट जाएगा, मतलब डी पॉलीमराइजेशन के ऊपर यह चल जाएगा। देखो हुआ क्या, जी एक्टिन ने चेन बनाई। अब टेक्निकल टर्म से बात करते हैं। जी एक्टिन ने एक मोनोमर यूनिट है, ये पॉलीमराइज हो करके एफ एक्टिन का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब इन जी एक्टिन प्रोटीन्स के पास एटीपी एज ए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जी एक्टिन के पास एटीपी रहेगा तो इट्स प्रमोट्स पॉलीमराइजेशन।
ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा और बनाएगा क्या, एफ एक्टिन। और जब जी एक्टिन के पास एडीपी एज ए हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एटीपी का एटीपी फॉर्म पे आया, देन इट कॉजेस डीपॉलीमराइजेशन। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो अब इस जी एक्टिन को शेप को देखने की कोशिश करूंगा और कैसे पॉलीमराइजेशन में एंड्स बनता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो जी एक्टिन प्रोटीन जो है उसके दो साइड्स प्रेजेंट रहेंगे। इन दो साइड्स को मैं कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जी एक्टिन के अंदर के स्ट्रक्चर्स को ढंग से देखते हैं। तो जी एक्टिन के पास एक पॉइंटेड एंड प्रेजेंट रहेगा। देखिए ये जी एक्टिन है, पॉइंटेड एंड प्रेजेंट रहेगा और एक तीर की तरह समझ सकते हैं, तीर की तरह। तो तीर में हमारे पास एरो है ना, उधर पे हमारे पास एक पॉइंटेड एंड होता है और एक पीछे में थोड़ा सा बारबेड एंड प्रेजेंट रहता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बारबेड एंड। तो ये जो बारबेड एंड है और ये जो पॉइंटेड एंड है, ये वाकई में पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस जी एक्टिन प्रोटीन्स के लिए। ठीक, अब आप देखिए जो पॉइंटेड एंड रहेगा, जो पॉइंटेड एंड रहेगा वो कहलाएगा माइनस एंड और जो बारबेड एंड रहेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंड। तो एक जी एक्टिन प्रोटीन के पास दो साइड्स जिसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंटेड साइड्स और बारबेड एंड, और जो बारबेड एंड वाला रहेगा वो पॉजिटिव साइड रहेगा और ये पॉइंटेड साइड जो रहेगा वो आपका नेगेटिव एंड प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब देखते हैं ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कैसा होगा। और इन जी एक्टिन के पास पॉलीमराइजेशन करना है तो एटीपी तो रहेगा ही। ठीक, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन देखते हैं, हो गया क्या? चलो बना तो लिए होगे। अच्छा, उस वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये देख लीजिए, अब शायद दिख जाए। अब पूरा बोर्ड कवर है। ठीक, तो ये बात एक्टिन फिलामेंट्स की हुई। अच्छा, एक और बचा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एक चीज़ और याद रखिए, जो जी एक्टिन प्रोटीन है ये एटीपीएस प्रोटीन है, देख सक रहे हैं। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोग को जीटीपी जीडीपी हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलता है।
ठीक। तो जी एक्टिन में हमारे पास उसके इस यूनिट के अंदर इसके सब यूनिट जो है पॉइंटेड एंड और बारबेड एंड प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन, और देखने की कोशिश करेंगे तो यह एफ एक्टिनेस की कॉइलिंग किस तरह से होगी और किस तरह से यह कॉइल करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल जनरल पॉइंट से बता दिया है ना, थोड़ा सा बेस क्रिएट करना था करके। अब आप इस पॉइंट को ध्यान पे रखे रहेंगे और आप सोचने की कोशिश करेंगे कि जी एक्टिन जो है उसके दो एंड्स हैं, ठीक, एक एंड माइनस एंड है और एक प्लस एंड है। तो जब ये मोनोमर पॉलीमर्स बनाएंगे तो याद रखिएगा कि एफ जी एक्टिन में को पॉलीमराइज करवाना है तो वह इस पॉजिटिव एंड से जुड़ेंगे, कंपैरेटिवली नेगेटिव एंड में कम पॉलीमराइजेशन होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो पॉलीमर्स आएंगे वो मैक्सिमम पॉजिटिव या प्लस एंड की तरफ आएंगे, ना कि माइनस एंड की तरफ। तो पॉलीमराइजेशन इज फास्टर एट पॉजिटिव एंड, जैसे कि हम लोग ने पिछले बार माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखा था, ठीक। तो अगर इसमें पॉलीमर्स बन रहे हैं तो आप देखिए कि इसके पॉजिटिव एंड्स में आकर के दूसरे जी एक्टिन का नेगेटिव एंड आकर के बाइंड होता जाएगा। ये देखिए ऐसा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता जाएगा और ये पॉलीमर में जुड़ते जाएंगे, ठीक है। ये जी एक्टिन है, मान के चलो। ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जो सब यूनिट्स हैं वो इस तरह से जुड़ करके पॉलीमराइजेशन करेंगे और ये क्या बनाएंगे, जी एक्टिन से एफ एक्टिन जुड़ गए। जी एक्टिन से क्या बनाए इन्होंने, क्या बनाया, एफ एक्टिन। अब ये जो एफ एक्टिन है, ऐसे टोटल 2 एफ एक्टिन, ये पूरा क्या बना है, एफ एक्टिन। अब सोचिए, मैंने थोड़ा सा उस समय आप लोगों को एक जस्ट ओवरव्यू दिया है ना, आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दिया। अब ये जो 2 एक्टिन एफ एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे। जो 2 एफ एक्टिन फिलामेंट्स, 2 एफ एक्टिन फिलामेंट्स वो पैरेलली ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये 2 एक्टिन फिलामेंट्स, 2 एफ एक्टिन फिलामेंट्स जो कि पैरेलल रहेंगे, मतलब इसका मतलब क्या, उनका एंड सेम रहेगा, है ना। प्रोटीन है ना भाई, तो इनके एंड टर्मिनल से टर्मिनल होगा। तो जो पैरेलल अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा और 2 पैरेलल एफ एक्टिन फिलामेंट्स ट्विस्ट हो जाएंगे राइट हैंडेडली और बनाएंगे आपका एक्टिन फिलामेंट्स। क्या बनाएंगे, एक्टिन फिलामेंट्स। ये राइट हैंडेड कॉइलिंग किया
इन्होंने, और ये दूसरा एफ एक्टिन हुआ मान के चलिए। तो ये एक दूसरे से राइट हैंडेड कॉइलिंग किए और क्या बनाया इन्होंने, एक्टिन फिलामेंट्स। अब इन फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स। तो क्या हुआ देखिए, जी एक्टिन जो है उसने हेड टू टेल कॉइलिंग में आप लोग क्या करेंगे, फैशन में पॉलीमराइज होकर के एफ एक्टिन बनाए। ठीक, एक काम करिए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, कि जो एफ एक्टिन मैंने पिछले इस पे से पहले लिखा था, वहाँ पे आप एक्टिन फिलामेंट्स लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको आप एक्टिन फिलामेंट्स लिखिए, वहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए ऐसा कुछ, ठीक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो जी एक्टिन प्रोटीन्स हैं वो हेड टू टेल फैशन में इस तरह से जुड़ेंगे, बनाएंगे आपके एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन फिलामेंट्स बनाने के बाद वो बनाएंगे आपके दो एफ एक्टिन फिलामेंट्स पैरेलली अरेंज रहेंगे और ये बनाएंगे एक्टिन फिलामेंट्स। और इनका जो डायामीटर मैंने आपको बताया है, ये इसका जो ये हिस्सा है, इसका जो साइज़ होगा वो 7 नैनोमीटर के आसपास रहेगा। इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह ऐसे चीज़ें रहेगी। उसको आप लोग एक्टिन फिलामेंट्स लिख लीजिए ना। ठीक, चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियर कट बना लेना, आराम से बना लो, कोई दिक्कत है तो बता देना। चलिए फेज देखते हैं कि ये फॉर्मेशन में कितने फेजेस हैं हम लोगों के पास। ठीक, चलिए ध्यान से देखते जाएंगे, ग्राफ वाइज देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग अगर बात करें तो इस एक्टिन फिलामेंट्स में का फॉर्मेशन के लिए हमारे पास टोटल 3 फेजेस रहेंगे और इन 3 फेजेस का नाम है न्यूक्लिएशन फेज, न्यूक्लिएशन फेज, न्यूक्लिएशन फेज।
एक एक करके इन फेजेस को देखते जाते हैं। ठीक, जो सेकेंड फेज है वो इलॉन्गेशन फेज, और जो थर्ड फेज है वो इक्विलिब्रियम फेज। ठीक, न्यूक्लिएशन फेज को और बोला जाता है लैग फेज। यह जो प्रोसेस है शुरुआत में थोड़ी सी स्लो रहती है ना। यह जो प्रोसेस है ये शुरुआत में थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक, इस फेज में न्यूक्लिएशन फेज की बात करें तो इस फेज में हमारे पास जी एक्टिन जो है वो छोटे छोटे ऑलिगोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे से बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसी तरह बाइंड करेंगे जिस प्रकार मैं आपको बताया कि इस जी एक्टिन के पास सब यूनिट्स आपके पास प्रेजेंट है, ऐसा ही सब यूनिट्स आपके दूसरे जी एक्टिन प्रोटीन्स के पास प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, और ये प्रोसेस शुरुआत में स्लो रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जी एक्टिन छोटे छोटे ऑलिगोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे अबाउट 2 से 3। ठीक, मैं आप लोगों को फिलहाल ज़्यादा बता दिया इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा अपने को। कहने का अर्थ है न्यूक्लिएशन फेज में वो जस्ट स्टार्टिंग कर रहा है बनाने के लिए। मतलब दो से 3 जुड़ेंगे, ऐसा करके एक जुड़ेगा, फिर दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, ऐसे वो चेन्स बनाने की कोशिश करेगा। तो न्यूक्लिएशन फेज जो है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। इस कारण से इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, लैग फेज। इलॉन्गेशन फेज में ये जो इलॉन्गेशन है रैपिड हो जाएगा। तो रैपिड इलॉन्गेशन हो जाएगा इन एक्टिन फिलामेंट्स का। ठीक, अब वो एफ एक्टिन बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉइल होने के राइट हैंड कॉइल होने के बाद वो एक्टिन फिलामेंट्स को स्पीड अप कर देंगे, समझ रहे हो। उसके बाद फिर इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यह जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये डायनामिक नेचर का होता है, कि वो एक ही जगह मतलब इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबल नहीं होते। ठीक, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबल नहीं होते। ठीक, तो आप मान के चलिए कि ये ऐसा इलॉन्गेशन हुआ और 2 एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे से राइट हैंडेडली कॉइल्ड होने के बाद एक्टिन फिलामेंट्स का निर्माण किए, और निर्माण करने के बाद इसके प्लस एंड्स में याद रखिएगा इसके 2 एंड्स रहेंगे।
इसके 2 एंड्स रहेंगे। ये देखो, ये इसके पॉइंटेड एंड पे इसके इस साइड से जुड़ा होकर के ऐसा कॉइलिंग रहेगा, मतलब समझ जाना। ये जो कॉइल होने के बाद थोड़ा सा 3D व्यू ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट्स इस तरह से एक दूसरे से कॉइल्ड फॉर्म पे हेड टू हेड अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहेगी। ठीक, अब आप देखो ये वाला जो एंड है, ये क्या एंड कहलाएगा? ये वाला एंड कहलाएगा माइनस एन, और ये टेल वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? प्लस एन। अब प्लस एंड में पॉलीमराइजेशन का रेट ज़्यादा रहेगा, मतलब उससे स्पीड से जुड़ते जाएंगे जी एक्टिन प्रोटीन्स, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें नहीं जुड़ेंगे, है ना। मतलब नेगेटिव इससे, मतलब ऐसा बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि प्लस एंड हैज़ फास्टर पॉलीमराइजेशन स्टेप्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पॉलीमर्स बन पा रहे हैं, ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, यह ATP से हाइड्रोलिसिस हो करके ATP से बने हुए ATP कंटेनिंग जी एक्टिन प्रोटीन्स, ATP कंटेनिंग जी एक्टिन प्रोटीन्स जा कर के इस पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेंगे। मतलब मान के चलिए कि इस जी एक्टिन के पास ATP है, तो यह पॉलीमराइजेशन को एक एंड से प्रमोट कर रहे हैं, है ना। ये जो मैं रेड कलर का एरोज बनाया हूँ, ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव ATP एट देयर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। इनके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट पे ATP प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव एंड में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, लेकिन नेगेटिव एंड में ये डायनामिक प्रोसेस से मतलब ये है कि एक एंड में पॉलीमराइजेशन तो होता जा रहा है, तो ये डायनामिक नहीं रहता कि ये लंबे चेन्स बनाते रहे। क्या होता है कि एक एंड्स में, जिसको अपन लोग नेगेटिव एंड्स बोल रहे हैं, वहाँ से ये कंटिन्यूअसली ऐसा भी होते हैं कि यह ATP का हाइड्रोलिसिस कर करके ये डीपोलीमराइज भी हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि यह एक एंड्स में पॉलीमराइज होते जाते हैं और ये दूसरे एंड से डीपोलीमराइज भी होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक निश्चित कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है एक्टिन फिलामेंट्स के पास, है ना। अरे भाई, इधर से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इधर से डीपोलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि एक साइड से आप प्रोटीन्स ऐड कर रहे हो, दूसरा साइड वो हाइड्रोलिसिस करके ADP हाइड्रोलिसिस कर करके ये डीपोलीमराइज भी हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ब्लैक यूज़ किया तो ब्लैक डाल देता हूँ, ये डीपोलीमराइज भी हो रहा है। तो डीपोलीमराइज भी होते जा रहे हैं, वहाँ एक एंड से पॉलीमराइजेशन होता जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इस प्रोसेस को डिनोट किया जा रहा है। ठीक, ये इस प्रोसेस को जान जाइए आप। तो कंटिन्यूअसली एक्टिन फिलामेंट्स डायनामिक स्टेट पे रहते हैं और एक साइड से पॉलीमराइजेशन, दूसरे साइड से डीपोलीमराइजेशन होते रहते हैं और वो स्टडी स्टेट फॉर्म पे रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पे ADP है और यहाँ पे ATP है। अब हम कुछ ऐसे प्रोटीन्स को देखेंगे जो इनके पॉलीमराइजेशन में मदद करते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन्स देखेंगे जो इनके डीपोलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग ध्यान दीजिए।
वीडियो की शुरुआत में मैंने शायद एफ एक्टिन लिख दिया था, कहने का मतलब वही था कि वो एफ एक्टिन फिलामेंट से बने हुए रहेंगे, एक्चुअल में वो एक्टिन फिलामेंट्स ही है। एफ एक्टिन्स ने एक्टिन फिलामेंट्स का फॉर्मेशन किया है। ठीक, चलिए इतना तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट? काजल, तेमिन, मृणालिनी, किसी को डाउट? और किसी को पेमिन देख रही है तो प्रतिमा, किसी को डाउट? तो एक्टिन फिलामेंट्स आर एक्चुअली एफ एक्टिन एंड एफ एक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ जी एक्टिन। कहने का मतलब क्या है कि एक्टिन फिलामेंट्स एक्चुअली एफ एक्टिन और ये एफ एक्टिन जी एक्टिन से मिलके बने हुए हैं, एकदम सिंपल। सर एक एटीपी है ना? क्या एक एटीपी है? क्या एक एटीपी पूछ रही है? एक पूरा क्लियर लिखना है, एक एटीपी का नंबर। पॉजिटिव एंड वाला, पॉजिटिव एंड्स वाले सब एटीपी होंगे ना। एटीपी साइड जुड़ाएंगे इनके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स में और ये आकर के इससे जुड़ते जाएंगे। यहाँ पे वो एटीपी हाइड्रोलिसिस होते जा रहा है और एटीपी निकलते जा, मतलब वो जी एक्टिन्स डीपॉलीमराइज होते रहे। अच्छा सही है। चलिए वो मैं गलती से लिख दिया, अच्छा करी बता दी। ये एटीपी है, ये गलती से लिखा गया था, रेड कलर वाला आपका एटीपी है और इसलिए तो मैं डिफरेंशिएट किया था। ये दूसरा वाला ADP है। ठीक है, अब क्लियर? अरे वो गलती से लिखा गया था, इसको थोड़ा सा देख लेते। अच्छा देखिए, थोड़ा बता दिया करो थोड़ा सा। क्या है कि मैं सब तरफ देख रहा हूँ, लैपटॉप भी देखता हूँ, आप लोग इधर भी देखता हूँ, उसका इधर भी देखता हूँ, 3 जगह नज़र रहती है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये चीज़ें समझ में आई, न्यूक्लिएशन समझ में आए, स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम समझ में आया? बना लिए तो बता दो, यस सर लिख दो, समझ में आ जाएगा। हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो अब देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन जो न्यूक्लिएटिंग या पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करते होंगे और कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो इसके डीपोलिमराइजेशन को प्रमोट करते होंगे। इसको देखने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग ने देख लिया कि जो जीटीपी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एफ एक्टिन फिलामेंट से बने हुए हैं। दिमाग पे बैठाते जा रहा हूँ बार बार, है ना। एफ एक्टिन फिलामेंट से बने हुए हैं
थोड़ा ठीक से बना लेना भाई। अच्छा, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। देखो रेड भी आपका कभी कभी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब देखो एक प्रोटीन है जिसका नाम है ARP2 एंड और 3 ARP प्रोटीन्स। मान के चलिए ये ARP प्रोटीन्स है। कौन सा प्रोटीन है? ARP प्रोटीन्स। ARP2/3 प्रोटीन्स है। ये क्या करता है? ये इस फिलामेंट से जा करके बाइंड हो जाता है। ठीक, ये मैं केवल एक ही साइड दिखा रहा हूँ, ये दूसरे साइड भी हो सकते हैं, है ना, ये दूसरे साइड भी हो सकते हैं। तो ये जो ARP कॉम्प्लेक्स है ये जा करके इस फिलामेंट से बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लिएशन को प्रमोट करते हैं। न्यूक्लिएशन को प्रमोट करने का मतलब ये है कि अब वो जी एक्टिन प्रोटीन्स को आ करके बाइंड करने में हेल्प करेंगे। अब क्या होगा कि जी एक्टिन प्रोटीन्स, ये देखो मैं थोड़ा शेडिंग कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये जो जी एक्टिन प्रोटीन्स आ करके इस, क्योंकि इनके पास बाइंडिंग, मतलब कहने का मतलब ये है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स इंक्लूड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फिलामेंट हमारे पास सीधा था, लेकिन ARP2/3 की वजह से ये जो फिलामेंट है इसमें क्रॉस लिंकिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ARP2/3। कहने का अर्थ यह है कि मान के चलिए ये TP का एक एक्टिन फिलामेंट, जी एक्टिन फिलामेंट जो है वो F फिलामेंट बना करके एक्टिन फिलामेंट्स रोल करने के बाद ये एक्टिन फिलामेंट्स बना लिए। अब क्या होगा, एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम है ARP प्रोटीन्स, और ये जो ARP प्रोटीन्स हैं, मान के चलिए ये वाला ARP प्रोटीन्स है। ये ARP प्रोटीन्स क्या करेगा, ये इसके पास आकर के जुड़ जाएगा मिडल में, ये न्यूक्लिएशन को प्रमोट करेगा और जी एक्टिन को यहाँ पे इकट्ठा करना स्टार्ट करेगा। तो इस जी एक्टिन, इस एक्टिन फिलामेंट्स में और फिलामेंट्स अटैच होते जाएंगे, है ना। ऐसा ही सेम टू सेम दूसरे जगह ऐसे लंबे चेन होंगे, मैं फिलहाल अभी छोटा सा बता रहा हूँ। ये ऐसे करके पूरे फिलामेंट्स आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बेचारा पहले से अकेला था, लेकिन ARP2/3 ने इसको, इसमें क्रॉस लिंकिंग ला दिया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक एक्टिन फिलामेंट, ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट्स, दो रहेंगे। देखिए ये एक्टिन फिलामेंट्स हुआ, ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट्स हुआ। इस ARP2 कॉम्प्लेक्स ने यहाँ इस इधर पे भी बाइंड हुआ, इस प्रोटीन पे भी बाइंड हुआ है। तो दोनों ही फिलामेंट से बाइंड होने के बाद ये ऐसा हमारे पास इस दो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में, थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स के इस तरह से क्रॉस लिंकिंग भी तो कर सकता है, तो ARP2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लिएशन एज वेल एज क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो क्रॉस लिंकिंग में मदद कर रहा है और न्यूक्लिएशन को प्रमोट कर रहा है। और किसी को कोई दिक्कत, अभी मैं धीरे धीरे और प्रोटीन्स को बढ़ाते जाऊंगा, ध्यान रखते जाएंगे आप लोग। इतना आपको तो मिनिमम याद रखना है।
ठीक, चलिए, तो ये बात तो हो गई ARP2/3। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, फिलहाल जो मेन प्रोटीन होता है वो ARP2/3 रहता है, लेकिन इसमें कुछ और प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और मतलब ये जो ARP2 है बाकी प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके इधर पे आकर के जुड़ता है। तो उन प्रोटीन्स के नाम लिख लीजिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 18, P19, P14, P35, P14, P35, P40। आपको एग्जाम में ARP2 के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो आप बता दें। ठीक, ये एक प्रोटीन हुआ। अब आप दूसरा देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है नहीं, ब्लू कर लेते हैं अगर हमारे पास ब्लू है तो। लेकिन थोड़ा सा फेड है ये। चलिए ब्लैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक को शेड कर देते हैं ऐसा। एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोफाइलिन। क्या नाम है? प्रोफाइलिन। तो प्रोफाइलिन जो प्रोटीन है, इस प्रोफाइलिन प्रोटीन का काम क्या है? ठीक, इस प्रोफाइलिन प्रोटीन का काम क्या है? ये जो प्रोफाइलिन प्रोटीन है, ये जो जी एक्टिन है, और ये जो जी एक्टिन है इस जी एक्टिन के एंड्स पे जो पॉजिटिव एंड है उसके साइड जा करके बाइंड हो जाता है और इसको प्रमोट करता है न्यूक्लिएशन के लिए। इसको प्रमोट करता है न्यूक्लिएशन के, मतलब कहने का मतलब है मैं दौड़ रहा हूँ या फिर कोई गाड़ी है जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, है ना, और मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी, तो मैं क्या करूँगा, पीछे वाले से बोलूँगा कि इसको और धक्का दे दे, तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये प्रोफाइलिंग भी वैसे ही कुछ काम करता है कि ये प्रोफाइलिंग जा करके पॉजिटिव एंड्स के पास जा करके जुड़ जाएगा। पॉजिटिव एंड्स के पास जुड़ने के बाद अब इस न्यूक्लिएशन को वो प्रमोट कर देगा। यहाँ पे अब देखो, ये जो प्रोटीन है, ब्लैक नहीं ब्लू ये यूज़ कर लेता हूँ। इसका जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पे ये फास्ट तरीके से आकर के जुड़ जाएगा। किस कारण से? प्रोफाइलिन की मदद से। तो प्रोफाइलिन की मदद से ये फास्टली आकर के जुड़ जाएगा। तो प्रोफाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स पॉलीमराइजेशन। ठीक, ठीक, चलिए अब आप देखिए दूसरी कहानी प्रोफाइलिन की। ठीक, अब इस प्रोफाइलिन को हेल्प कर, इतना समझ गए? इतना समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं, एक ही बार में समझ जाते हो, है ना। अब देखो, एक प्रोटीन है जिसका नाम है फॉर्मिन्स प्रोटीन। तो फॉर्मिन प्रोटीन क्या करेगा, इस प्रोफाइलिन में प्रोफाइलिन की मदद से न्यूक्लिएशन को इंक्रीज करेगा।
इस फॉर्मिन प्रोटीन क्या करेगा, न्यूक्लिएशन को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा इसको देखिए। ठीक, अब ये जो फॉर्मिन प्रोटीन है, इसके टोटल 2 डोमेन रहते हैं। एक डोमेन का नाम है FH1 फॉर्मिन प्रोटीन 1 और दूसरा का नाम है FH, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, FH2। दूसरे का नाम क्या है, FH2। तो कहने का अर्थ यह है कि फॉर्मिन के पास टोटल 2 डोमेन प्रोटीन है, मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुख्य 2 डोमेन है या मल्टी डोमेन प्रोटीन्स है, और इसके 2 डोमेन्स हैं जिसको अपन लोग FH डोमेन बोलेंगे, और उस FH डोमेन में भी आपका FH1 और FH2 डोमेन्स प्रेजेंट है। ये जो FH1 है ये प्रोफाइलिन के साथ बाइंड करके, इस प्रोफाइलिन के साथ बाइंड करके इस जी एक्टिन के असेंबली को प्रमोट करता है ना। क्या किया, FH1 ने प्रोफाइलिन के साथ बाइंड करके इस जी एक्टिन असेंबली को प्रमोट किया। यहाँ पे लिख लो, प्रमोट्स जी एक्टिन असेंबली। तो जी एक्टिन तो बहुत फास्टली आकर के जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और जो FH2 डोमेन जो FH2 डोमेन है, यह F एक्टिन के असेंबली में मदद करेगा। FH2 डोमेन जो है वो F एक्टिन के असेंबली में मदद करेगा, F एक्टिन असेंबली। तो घूम फिर के मैं बोल सकता हूँ कि ये न्यूक्लिएशन के प्रोसेस को ही इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर्मिन प्रोटीन्स, प्रोफाइलिन प्रोटीन्स के पास 2 डोमेन हुआ। एक कॉमन बता सकता हूँ कि ये क्या मदद कर रहे हैं। एक्चुअल में ये वाला हिस्सा खाली है, उधर ज़्यादा बना दिया मैंने, इसलिए मैंने खाली रखा है। कारण है उसका कि फॉर्मिन प्रोटीन्स और ये प्रोफाइलिन है न्यूक्लिएशन में मदद कर रहे हैं। कि प्रोफाइलिन क्या करेगा, जी एक्टिन की असेंबली करवाएगा, जल्दी जोड़ने का काम करेगा, और फिर से F एक्टिन फिलामेंट असेंबली होगी, FH2 डोमेन मदद करेगा। तो फॉर्मिन प्रोटीन्स आप याद रखना है कि वो न्यूक्लिएशन में मदद करता है। दूसरा आप बोल सकते हो कि वो प्रोफाइलिन के साथ मिल करके जी प्रोटीन की असेंबली को में मदद करता है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग लिख दीजिए, अभी भी कोई टाइम है अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है। ठीक, ये वाला प्लस एंड की बात हुई। अब देखते हैं नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड के बारे में देखते हैं। अब आप देखो, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है, इसके प्लस एंड माइनस एंड हुए, ये प्लस एंड ये माइनस एंड। तो प्लस एंड के बारे में हम लोग उधर देख लिए जूम करके, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, है ना, तो आप लोगों को जल्दी समझाने में आसानी होती है, क्योंकि ये बोर्ड के बाहर जा रहा है। चलिए एक काम करते हैं और सिंपल बनाते हैं। क्यों ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्यों ऐसा बना करके और डर जाएंगे। और सिंपल बनाते हैं कि ऐसे करते हैं कि ये मान के चलिए एक्टिन फिलामेंट्स है, ये मान के चलिए एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक, इस एक्टिन फिलामेंट्स के पास आपके पास प्लस एंड है और एक नेगेटिव एंड है। अब एक प्रोटीन है जिसका नाम है
कैप जेड प्रोटीन, क्या नाम है? कैप जेड प्रोटीन्स। कैप जी बोलते हैं, जेड को आजकल लोग जी बोलते हैं। तो कैप जेड प्रोटीन्स क्या करेगा, वो आ करके कैप जेड प्रोटीन्स क्या करेगा, वो आ करके 1 घंटा हो गया, हे भगवान, छोटा सा टॉपिक के लिए बहुत टाइम लग गया क्यों? बना के पढ़ाने में यही होता है। कैप जेड प्रोटीन जो है वो कैप जेड आ करके इस पॉजिटिव एंड के पास जा करके जुड़ जाता है। अब देखो इसमें जी एक्टिन प्रोटीन्स आ करके असेंबल नहीं हो सकते, ये असेंबल नहीं हो सकते। तो ये क्या किया, ब्लॉक्स न्यूक्लिएशन। तो कैप जेड प्रोटीन ब्लॉक्स न्यूक्लिएशन। ठीक, प्रोटीन स्टॉप्स न्यूक्लिएशन। या ब्लॉक्स न्यूक्लिएशन। अब देखो दूसरा बार कि ये मान के चलिए एक्टिन फिलामेंट्स है, इस एक्टिन फिलामेंट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। अब इस एक्टिन फिलामेंट्स में एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमॉड्यूलिन। तो जो ट्रोपोमॉड्यूलिन प्रोटीन है वो नेगेटिव एंड्स में जा करके बाइंड हो जाता है। अब आप देखो ट्रोपोमॉड्यूलिन अगर नेगेटिव एंड्स में जा करके बाइंड हो गया तो क्या होगा कि न्यूक्लिएशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा और डीपॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। पर नेगेटिव एंड्स में डीपॉलीमराइजेशन हो रहा था तो पॉजिटिव एंड में केवल न्यूक्लिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा किधर, एक्टिन फिलामेंट्स का, लेकिन डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी इनडायरेक्टली न्यूक्लिएशन को प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूक्लिएशन इंक्रीज या पॉलीमराइजेशन इंक्रीज। तो ये बात हुई सब प्रोटीन्स के बारे में। और एक प्रोटीन्स और बचता है लेकिन वो मसल में देखने को हमको मिलता है, अब उसको भी अपन लोग जा करके देख लेंगे। ये एक्टिन फिलामेंट्स की बात हुई, हो गया। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? 2 मिनट में देख लीजिए। अच्छा, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो मेरे साइड ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, मैं देख नहीं पाया। चलो, कैप जेड तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, ट्रोपोमॉड्यूलिन से दिक्कत हो गया। वीडियो क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। अगर जिसको ब्लर दिखा होगा उसको देख लेना। ट्रोपोमॉड्यूलिन क्या करेगा, वो नेगेटिव साइड में आकर के बाइंड कर जाएगा और अब इधर से डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा तो न्यूक्लिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इसे और जी एक्टिन असेंबली इसमें होने लग जाएगी। तो ये बात आपके कुछ प्रोटीन्स है। CSIR इन सब प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा ही पूछता है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लो तो अच्छा रहेगा।
हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब देखो माइक्रोफिलामेंट्स इन मसल्स। थोड़ा सा मैं बेस बना रहा हूँ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। माइक्रोफिलामेंट्स इन मसल्स, देखो मसल्स में एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, थिन फिलामेंट्स है ना। मसल्स में एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि ये थिन फिलामेंट्स है। नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इस एक्टिन फिलामेंट्स में ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं मसल के केस में, अब मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें एक्टिन फिलामेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, ठीक। तो आप इस चीज़ को याद रखे रहोगे, अगर मसल्स में कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन होने लग गया तो मसल्स में प्रेजेंट एक्टिन फिलामेंट्स उस मसल्स को प्रॉपर जगह प्लेस करके नहीं रख पाएंगे। ध्यान देना एक चीज़ को, ये नहीं रख पाएंगे क्या कंटिन्यूअसली अब देखो ये मसल है, मसल के अंदर मेरे पास एक्टिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट कंटिन्यूअसली पॉलीमराइज हो रहे हैं और डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है उनका, तो ये मसल्स के लिए तो हानिकारक हो गया ना। उनका शेप कभी ऐसा होगा डीपॉलीमराइजेशन में, कभी ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है कि ये मान के चलिए नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो इन्हीं प्रोटीन्स की सहायता से मसल उसकी शेप को मेंटेन करके रखे रहता है और उसके नेगेटिव एंड में ट्रोपोमाइसिन को बाइंड करके रखे रहता है। ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, और इसके पॉजिटिव एंड पे कैप जेड प्रोटीन्स आ करके बाइंड रहते हैं। कैप जेड प्रोटीन्स आ करके बाइंड हो रहे हैं। तो देखो एक निश्चित एक्टिन फिलामेंट्स कवर्ड। एक चीज़ और आप लोग याद रख रहे हैं ना कि इस एक्टिन फिलामेंट्स के पास एटीपी एज ए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है। अब इस एटीपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट के लिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमाइसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमाइसिन। ये जो ट्रोपोमाइसिन है इसके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट के सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स को जा करके छुपा देता है, कवर कर लेता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एक्टिन फिलामेंट्स के न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। लेकिन ट्रोपोमाइसिन जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये ट्रोपोमाइसिन क्या होता है कि इस एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर बढ़िया से बाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड वाला जो पोर्शन है, जहाँ बाइंडिंग साइट वाला जो पोर्शन है, वो कवर अप रहता है ट्रोपोमाइसिन से। जब ट्रोपोमाइसिन हटेगा तो ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट वाले जो आपके प्रोटीन्स हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट वाले जो साइट्स हैं, वो फिर से ओपन हो जाएंगे और एटीपी आकर के जुड़ेगा। और ये एटीपी किससे जुड़ेगा? एक प्रोटीन जिसका नाम है एक्टिन फिलामेंट के बाद दूसरा
प्रोटीन जिसका नाम है मायोसिन। ठीक, तो मायोसिन भी एक एक्टिन बेस्ड प्रोटीन है। मायोसिन भी एक एक्टिन बेस्ड प्रोटीन है। इधर तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। किसी का कुछ पूछना है पूछ लो, जल्दी से जल्दी पूछो भाई। चलो, किसी ने कुछ पूछा है, सर मायोसिन का क्या करेगा, समझ नहीं आया, कहाँ बाइंड होगा। रुको ना, मायोसिन पहले पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद फिर तो मायोसिन के बारे में देखेंगे। अभी केवल इतना याद रखो कि एक्टिन के जो साइट्स हैं वो बाइंड करके रखा हुआ है ट्रोपोमाइसिन, मतलब क्लोज करके रखा है ट्रोपोमाइसिन, है ना। इतना याद रखो मायोसिन के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे मायोसिन के लिए। ठीक, चलो मायोसिन देखते हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उनका नाम है मायोसिन प्रोटीन। मसल वाला एक बार और सर, अरे मैं देख नहीं पाया। मसल वाले में क्या देखना है, ये देखो। अरे ये एक्टिन फिलामेंट्स था, रफ बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये नेगेटिव साइड, अरे प्लस एन दो हैं इसके, नेगेटिव साइड पे ट्रोपोमॉडलिन आकर के जुड़ जाएगा। तो ट्रोपोमॉडलिन क्या कर रहा था, न्यूक्लिएशन को इंक्रीज करता है, लेकिन अब ये न्यूक्लिएशन भी इंक्रीज ना हो इस कारण से कैप जेड प्रोटीन्स भी जाकर के पॉजिटिव एंड में जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मेंटेन हो गया ना ये स्ट्रक्चर। और इसके जो एक्टिव साइट्स हैं, मतलब एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं, उसको कवर करके कौन रखा हुआ है, ट्रोपोमाइसिन। अब ये ट्रोपोमाइसिन ये जो ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन लिखना ना उसको, ट्रोपोमाइसिन है ना वो, तो ट्रोपोमायोसिन। ठीक, ट्रोपोमायोसिन ये क्या करता है, ये इस एटीपी बाइंडिंग साइट को क्लोज करके रखा हुआ रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है बेमिन, समझ में आया कि और कुछ बताओ, और बताओ एक बार कि हो गया।
हो गया सर, चलो मायोसिन। ARP2 के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रोफाइलिन के ऊपर क्वेश्चन आता है और फॉर्मिन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा एक और प्रोटीन लिख लो, चलो एक और लिख लो, एक और प्रोटीन लिख लो, कोफाइलिन। तो कोफाइलिन जो है वो डीपॉलीमराइजेशन प्रमोट करता है, डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। तो कोफाइलिन प्रोटीन जो है वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। कोफाइलिन पूछा भी गया शायद क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन तो है शायद। एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, तो कोफाइलिन जो है वो डीपॉलीमराइजेशन के लिए मदद करता है। इसका मतलब क्या है, ये प्रमोट एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और एडीपी में कन्वर्ट करने के बाद वो डीपॉलीमराइज हो जाएगा। तो कोफाइलिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखे रहेंगे। एडीपी का फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा और डीपॉलीमराइजेशन करेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं मायोसिन। मायोसिन को देखा जाए तो मायोसिन भी एक्टिन बेस्ड फिलामेंट है, एक्टिन बेस्ड फिलामेंट। ठीक, और इस मायोसिन में हमारे पास एक लॉन्ग हैवी चेन प्रेजेंट रहेगा जो ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल पेयर से बना हुआ रहेगा। ठीक, देखो होगा क्या, मायोसिन फिलामेंट जो है उसके दो चेन्स रहेंगे। एक चेन को हम लोग बोलेंगे हैवी चेन। हैवी चेन मतलब क्या हुआ कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा, और दूसरा है आपका लाइट चेन्स। ठीक, तो जो हैवी चेन है वो एक्चुअल में वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली लाइट चेन से कहीं ज़्यादा है, और एक हैवी चेन में टोटल 3 पोर्शंस रहेंगे। एक है आपका टेल पोर्शन, एक है आपका नेक पोर्शन, और एक है आपका हेड पोर्शन। देखो काम क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से देखते हैं। तो एक हैवी चेन के पास टेल पोर्शन है ना, और नेक पोर्शन है और एक हेड पोर्शन। अभी बना किससे किससे ये नहीं बताया। ठीक, तो 2 पेयर्स ऑफ 2 पेयर्स नहीं, 1 पेयर ऑफ हैवी चेन। 1 पेयर मतलब 2 हैवी चेन्स आपस में, 2 हैवी चेन्स आपस में
लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करेंगे और बनाएंगे अपने टेल पोर्शन। ठीक, एक्चुअल में पूरा जो हैवी चेन है वो वन पेयर ऑफ हैवी चेन्स रहेंगे, जिसका टेल पोर्शन लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करेगा। जिसका जो टेल पोर्शन है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करेगा। ठीक, तो एक मायोसिन का यूनिट में हैवी चेन्स और लाइट चेन्स प्रेजेंट है, और जो हैवी चेन्स हैं उसमें 3 पोर्शंस है, जिसमें हेड पोर्शन है, टेल पोर्शन है, नेक पोर्शन है। ठीक, इस कॉइल्ड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में हम सी टर्मिनल से एन प्रोटीन है ना, आइडेंटिकल पेयर्स रहेंगे ये दोनों ना, 2 हैवी चेन से मिलके एक पेयर जो है वो हैवी चेन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये कितने होंगे? 1 पेयर्स। समझ रहे हो ना? एक पेयर मतलब 2 हैवी चेन्स कॉइलिंग किए, और जैसे ही हम लोग सी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ गए, जैसे ही हम लोग सी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ गए, तो ये जो कॉइलिंग है, लेफ्ट हैंडेड जो हेलिक्स बनाया है इसने, वो अनकॉइल हो जाएंगे। ठीक, और इसके एन टर्मिनल में ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल्स या ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर या राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, और इनको अपन लोग बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे? हेड। तो 2 हैवी चेन्स टोटल, उस 2 हैवी चेन्स आपस में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करके टेल का फॉर्मेशन किए, और जब हम एंड टर्मिनल को इस प्रोटीन में देखेंगे तो वो इसका एंड टर्मिनल अनकॉइल्ड रहता है, और हेड पोर्शन जो एंड टर्मिनल एंड होता है वो ग्लोबुलर हेड का फॉर्मेशन करता है। ग्लोबुलर मतलब गोल, ग्लोब समझते हैं ना, वैसा टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, तो आप देखो मायोसिन को दूसरी तरह से भी बोल सकते हो, ऐसा भी कई लोग लिखते हैं कि मायोसिन जो है वो टोटल 2 हैवी चेन से आइडेंटिकल बने हैं। आपको तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको 2 अलग अलग से बना लिया है ना, कि कॉइलिंग हुई है, नहीं तो पता नहीं चलता। नहीं तो आप चाहो तो ये दोनों को वो एक ही कलर से बना सकते हो। ठीक, चलो बना ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर असली में एक्चुअल में वो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाने थे। अब मान के चलिए ये सिंगल है ना, डबल नहीं है, इसको भी गड़बड़ मत कर देना। 2 भी एक साथ बना सकते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट कलर है तभी भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है दे आर आइडेंटिकल। तो हैवी चेन्स में ऐसे देखने को मिला, ये यहाँ पे भी ऐसा लिख लो। हैवी चेन इसलिए बोल दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा है। ठीक, तो हेड चेन्स जो है 2, एक या फिर एक पेयर हैवी चेन का स्ट्रक्चर है, जिसके 3 पार्ट्स है। एक हेड पोर्शन, नेक पोर्शन, नेक पोर्शन इसको बोलेंगे अपन, है ना, नेक पोर्शन इसको बोलेंगे। तो नेक पोर्शन अपन इसको बोलेंगे, और जो टेल पोर्शन है ना वो कॉइल रहेगा लेफ्ट हैंडेड। नेक पोर्शन से वो खोलना स्टार्ट करेगा, जिसका एंड टर्मिनल होगा वो ग्लोबुलर हेड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब जो मृणालिनी का क्वेश्चन ये था कि जो इसका हेड पोर्शन है, इसका जो हेड पोर्शन है, बता रहा हूँ लाइट चेन्स के बारे में भी, टेंशन मत लो। इसका जो हेड पोर्शन है वो
एक्टिन के एटीपी बाइंडिंग साइट्स में जा करके जुड़ेंगे। समझ रहे? बाइंड्स एट एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। तो एटीपी बाइंडिंग साइट से ये मायोसिन्स जा करके जुड़ेंगे, लेकिन जब तक के ट्रोपोमाइसिन उस एटीपी बाइंडिंग साइट्स में जुड़ा रहेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट्स में जुड़ा रहेगा, ये हेड पोर्शन एक्टिन फिलामेंट से बाइंड नहीं हो सकते। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। जब ट्रोपोमाइसिन रहेगा वो एक्टिव साइट को कवर कर, एटीपी बाइंडिंग साइट को कवर करके रखे रहेगा, और ये हैवी चेन्स का हेड उस एक्टिन फिलामेंट से बाइंड नहीं होंगे। ठीक? लाइट चेन्स की बात करते हैं। ग्लोबुलर हेड के पास, ग्लोबुलर हेड के पास, अब आप देख सकते हो इसके पास हेड कितने, इसके पास हेड कितने, टू हेड्स, टू हेडेड स्ट्रक्चर है, टू हेडेड स्ट्रक्चर है ना। पर हेड के पास, दो हेड के पास टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन रहेंगे। कितने पेयर्स के? टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन प्रेजेंट रहेंगे, टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, डेटा मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, हैवी चेन्स का मॉलिक्यूलर 85,000 के आसपास होता है डाल्टन यूनिट्स में, और उसका 35 लाइट चेन्स का। अब चेक कर सकते हैं ना, सही भी नहीं हो सकता, ऐसा भी देख लेना। लेकिन डेटा के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मेरे को प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा ध्यान रहेगा, कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो मैं बता सकता हूँ। तो आप देख सकते हो, और ये जो लाइट चेन्स है वो नॉन आइडेंटिकल रहेंगे, याद रखे रहना, दोनों ही नॉन आइडेंटिकल रहेंगे। दो पेयर है, उसमें से एक पेयर में अलग अलग लाइट चेन्स रहेंगे, इसलिए मैंने दो कलर से यहाँ पे बना दिया। कंफ्यूज नहीं होंगे ना? टोटल 4 लाइट चेन होंगे, या 2 पेयर्स बोल सकते हो, और ये हेड वाला पोर्शन एटीपी बाइंडिंग साइट से जा करके जुड़ेगा। अच्छा, लेंथ देख लेते हैं हम, लेंथ भी देख लेते हैं। अगर मैं इसका लेंथ देखूं तो 150 नैनोमीटर, इसको देखूं तो ये 2 नैनोमीटर रहेगा। विड्थ लेंथ दोनों हो गया। चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो देख लीजिए। मायोसिन जो है वो 2 हैवी चेन से और 4 लाइट चेन या 2 पेयर्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन से मिलकर बना हुआ है। हैवी चेन के पास ग्लोबुलर हेड, नेक पोर्शन, टेल पोर्शन। लाइट चेन्स ग्लोबुलर हेड के पास जा करके जुड़े रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो जल्दी।
चलिए थोड़ा डाइजेशन को देखते हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई होगी। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो ये जो मायोसिन फिलामेंट है उसका ट्रीटमेंट ट्रिप्सिन से कराया गया। ट्रिप्सिन बेसिक एमिनो एसिड को क्लीव करता है, ट्रिप्सिन पता है, ठीक। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बेसिक एमिनो एसिड्स को क्लीव करता है। तो हम लोगों को 2 फ्रैगमेंट्स मिले, एक फ्रैगमेंट था उसका टेल वाला पोर्शन और दूसरा हिस्सा मिला अपने को, थोड़ा सा टेल वाला पोर्शन तो हमारे पास आया लेकिन मैक्सिमम हमारे पास, मतलब यहाँ से कटिंग कर दिया, ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा हेड के पास वाला में, ठीक। और साथ साथ हमको हेड पोर्शन भी देखने को मिले। तो ट्रिप्सिन डाइजेशन में हमको लॉन्ग एक टेल पोर्शन मिला, ट्रिप्सिन डाइजेशन किया तो क्या मिला अपने को, टेल पोर्शन मिला और हेड पोर्शन मिले, 2 ग्लोबुलर हेड्स मिले। और यह भी देखा गया कि हमको लाइट चेन्स भी मिले, ध्यान देना, लाइट चेन्स भी मिले। और लाइट चेन्स हमारे पास 2 पेयर्स के तो ये लाइट चेन हो गया। डिस्कवरी ऐसे ही हुआ कि भाई अब मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही देखे होंगे ना, ट्रिप्सिन देखे होंगे कि एक का मॉलिक्यूलर वेट कम है, एक मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ऐसे ही डिस्कवरी हुई होगी। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जो ये लाइट चेन्स जो था उन्होंने देखा कि ये 2 पेयर्स के हैं और ये लाइट चेन अल्फा स्ट्रक्चर से, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है बोल सकते हो, या अल्फा हेलिकल रॉड बोलो, अल्फा हेलिकल रॉड शेप्ड है, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड है, ठीक। उन्होंने ऐसा पाया।